Hello dear students, this is Dr. Isha Gabri from Physics Vision. Now the last 15 questions of Master Cadet 2017 paper, that is from 61 to 75. चलिए start करते हैं. Firstly, the crystallographic notation UVW represents. What it represents? It represents equivalent directions. Planes होते तो कैसे होते? Planes ऐसे represent किए जाते हैं, HKL planes. ठीक है? So it represents equivalent directions. Next, 62nd question. In a crystal system, all the three lattice vectors are perpendicular to each other. मतलब अल्फा, बीटा, गामा तीनों 90 डिग्री हैं. ओके, और बोला क्या गया है? साइड कोई भी इक्वल नहीं है. ठीक है जी, साइड कोई भी इक्वल नहीं है और जो है तीनों एंगल 90 है. हेक्सागोनल तो है ही नहीं. क्यों? हेक्सागोनल में तो एक एंगल 120 डिग्री होता है. ठीक है, अब बारी आई ट्राइगोनल और टेट्रागोनल में. ट्राइगोनल में बिल्कुल सही है, ट्राइगोनल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. ट्राइगोनल की खासियत है, उसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन ट्राइगोनल में तीनों एंगल 90 डिग्री नहीं होते. क्यों होते हैं? नहीं होते. ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है. उसमें क्या होता है कि दो एंगल अल्फा बीटा और जो गामा है तीनों इक्वल तो होंगे बट तीनों 90 नहीं होंगे. ठीक है, अब बारी आई ट्राइगोनल के बाद नेक्स्ट वाली दो ऑप्शन रहेगी, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक. टेट्रागोनल में क्या होता है? टेट्रागोनल के अंदर दो साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों एंगल इक्वल होते हैं. और दैट मीन्स ये ऑप्शन भी नहीं बनी, तो ऑप्शन ही एक बच गई, ऑर्थोरोम्बिक. सो ऑर्थोरोम्बिक इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब इसके बाद हम. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 63. द डिप्लीशन रीजन इन अ जंक्शन डायोड कंसिस्ट ऑफ. जंक्शन डायोड, ये रहा डायोड, एक साइड बन गया P, एक साइड बन गया N. तो यहाँ पे क्या थे? होल्स थे, तो उसके साथ इमोबाइल कैरियर ये रहा, होल तो कंबाइन कर गया, ये बड़ा इसका होल. तो पहले ये सारा रेड से दिखा देते हैं ताकि आपको डिस्टिंक्शन कराई जाए. और इधर ये पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन, ये होल, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये रिकम्बाइन कर गए. तो ये जो डिप्लीशन रीजन है इसके अंदर बचा क्या है? इसके अंदर तो वो कैरियर्स हैं जो मूव ही नहीं कर सकते. ठीक है, ये जो डिप्लीशन रीजन है इसके अंदर कौन से कैरियर्स हो गए? फिक्स्ड हैं, उनसे नहीं हिला जाता. कौन से? एक डोनर और एक एक्सेप्टर. इट हैज फिक्स्ड डोनर एंड एक्सेप्टर आयंस. नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस. मुझे इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती थी, ये डाला ही इसलिए गया है कि आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं. तो मुझे लगता है कि जहाँ कंफ्यूजन हो उसको थोड़ा सा करके देख लो. क्यों? हम बोलते हैं जो एमिटर करंट है वो बेस प्लस कलेक्टर है, राइट? तो करंट आउटपुट निकालने के लिए हमेशा फाइनल से ही देखना पड़ता है, तो आईसी से डिवाइड कर दिया. आई बाई आई सी उल्टा हो गया, 1/अल्फा, ये हो गया 1/बीटा प्लस 1. बस यहाँ तक आपको पहुंच के खुद ही आइडिया लगने लग जाते हैं, क्योंकि एक स्टेप और आपका आंसर आ गया. दैट मीन्स 1/L इज इक्वल टू 1 आपसे पूछा किसके बारे में, अब देखे क्या बनता है. 1 प्लस बीटा वाली तो कोई ऑप्शन दिख रही है भाई, लेकिन वो तो उल्टा है ना. तो मतलब ये ऑप्शन तो किसी हाल में है ही नहीं, ये तो उल्टी होनी चाहिए थी. तो क्यों ना बीटा के बारे में सोच लिया जाए. बीटा के बारे में सोचा जाए तो 1/अल्फा माइनस 1 इक्वल टू बीटा, 1 माइनस अल्फा बाई अल्फा. तो बीटा का एक्सप्रेशन आ गया अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा. टाइम तो कुछ लगा नहीं, बट ये है कि आंसर ढूंढने में कंफर्टेबल हो जाते हैं. ठीक है, तो दो स्टेप करें सो दैट आंसर कंफर्टेबली निकले. नेक्स्ट, some particles are distributed between just two states having energy difference E in equilibrium at temperature T such that kT equals to epsilon sorry not its energy E. The fraction of particles in the high state will be. फ्रैक्शन तो मतलब इस तरह से चले कि कितने आएंगे. ऑक्यूपेशन इंडेक्स की टर्म में भी करें तो बात तो वहीं से ही आ जानी है. फॉर्मूला होता है ई पावर एक्सपोनेंशियल EF माइनस EI अपॉन KT. अब इसके अंदर क्या किया गया है कि जो EF और EI है, सपोज इसको एनर्जी मान ली, और जो KT है उसको भी बोल दिया गया है कि वो भी एनर्जी ही है.
ठीक है, तो ये बन गया 1/e⁻1, थोड़ा सा रब करके ढंग से लिखते हैं इसको, so it equals to 1/e⁻1, that is e⁻−1. so first option is the right answer. some particles are distributed. अब हमें कैसे पता चला कि इसमें -1 +1 वाली टर्म्स वगैरह कुछ नहीं आनी है, तो some particles are distributed, तो हम सबसे जनरल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ले रहे हैं, हमको इसमें से स्पेसिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 66, द वेवलेंथ ऑफ एमिशन लैम्डा मैक्स ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में श्योर आएगा ही आएगा, हर पेपर में आया है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे। तो फॉर्मूला क्या होता है, देख के पता चल जाता है, वेवलेंथ और टेम्परेचर, वेवलेंथ और टेम्परेचर, मतलब वीन्स लॉ है, लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल टू बी, ये वीन्स लॉ होती है। और वीन्स लॉ बड़ी इंपॉर्टेंट लॉ है स्टैट की। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले हम इस फॉर्म में लिख ही लेते हैं, है ना, λ2/λ1 इज इक्वल टू, उल्टा होता है तो T1/T2। हमसे पूछा क्या गया है, वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन इतनी है, तो उसका टेम्परेचर पूछा गया, मतलब T2 पूछा गया, तो T2 इज इक्वल टू λ1/λ2 इंटू T1। तो पहली वेवलेंथ है माइक्रोमीटर, मतलब 10⁻6 माइक्रोमीटर, 10⁻⁻6, एंड दूसरी वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम -10, और पहला टेम्परेचर है 2897। बस अब आप इसे कैलकुलेट कर लें, तो आपका जो आंसर है वो 5794 बन जाएगा। सॉल्व जरूर करिएगा, ये पेपर में सॉल्व करना ही इंपॉर्टेंट रहेगा, न्यूमेरिकल फॉर्मूला तो सबको आता ही होगा, कैलकुलेट जरूर इसे करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल शेल डेल्टा टाउ। सबसे पहले तो डेल्टा टाउ होता क्या है, टाउ बेसिकली हम क्या बोलते हैं, जो फेज स्पेस होता है ये 6 डायमेंशंस होता है, हमने पिछली वीडियो में भी ये डिस्कस किया हुआ है, एक पेपर में भी। 6 डायमेंशन से मतलब क्या है, 3 कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो पोजीशन के हैं, और जो 3 कोऑर्डिनेट है वो मोमेंटम के हैं, राइट। पोजीशन वाले 3 हो गए x y z, और मोमेंटम वाले 3 हो गए px py एंड pz। तो जो डेल्टा टाउ है, फिर डेल्टा टाउ को कैसे लिखेंगे, डेल्टा टाउ होता है वॉल्यूम, जो 3D है उसमें तो वॉल्यूम चलो होता ही v है, ठीक है। अब बारी रही मोमेंटम स्पेस, मोमेंटम स्पेस का जो वॉल्यूम है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोमेंटम स्पेस वॉल्यूम। मोमेंटम स्पेस वॉल्यूम को आपको एक थोड़ा सा मेथड समझाते हैं, जैसे कि हम पढ़ते थे ना, मोमेंटम स्पेस से हम मान लेते हैं कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस p है, और जो उसकी थिकनेस है ये वाली, ये थिकनेस जो है dp है, क्योंकि मोमेंटम की बात हो रही है ना। और वॉल्यूम फिर स्फीयर का क्या होता है, एरिया, दैट इज 4πr², जिसमें इसका रेडियस क्या है p है, और साथ में थिकनेस, थिकनेस कितनी है dp। सो दैट मीन्स हमारे फॉर्मूले में आ गया 4π p² dp एंड v, ये हमारा डेल्टा टाउ आ गया। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारी बन रही है फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। इन क्वेश्चन नंबर 68, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स ओवर द वेरियस एनर्जी स्टेट्स फॉर द मोस्ट प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन बाय। देखो ये ऑफ कोर्स से हमें पता चल रहा है कि स्टेटिस्टिक्स बेस्ड क्वेश्चन है, राइट, क्योंकि ये NIGI वगैरह वही होते हैं। तो थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। एक होती है बेटे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, एक होती है बोज आइंस्टाइन, और जो थर्ड वन होती है वो होती है फर्मी डिराक। इनमें जो पार्टिकल होते हैं डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, A B C ऐसे लिए जाते हैं। यहाँ पे पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, यहाँ पे भी पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज फॉलोड, और यहाँ पे नहीं होता, नॉट फॉलोड, ठीक है। तो इतना तो पहले इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब जो इनके फॉर्मूलाज हैं, यहाँ पे Ni का फॉर्मूला होता है Ni इक्वल्स टू GI/e⁻α e⁻β ui।
हम ui लिखते हैं, क्वेश्चन में ei लिखा हुआ है, मतलब ui की जगह e दे रखा है, ऐसे दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे ni का फॉर्मूला होता है gi ओवर e पावर अल्फा e पावर बीटा ei माइनस 1, और यहाँ पे ni का फॉर्मूला होता है gi ओवर e पावर अल्फा e पावर बीटा ei प्लस 1। तो पहले तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है, हालांकि यहाँ पे प्लस होता है, इट वुड बी द राइट वन, सो दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन, और यही आंसर की के अकॉर्डिंगली भी आंसर है। चलिए, अब बाकी दोनों में थोड़ा सा आपको और बताना चाहूंगी मैं। आपको पेपर में कंफ्यूजन हो कि किसमें -1 था, किसमें +1 था, तो आप ऐसे याद रख लो, FD स्टैंड्स फॉर, से FD क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में चीज बढ़ती है ना, तो ये बढ़ेगा, मतलब ये +1 होगा। मैंने ऐसे याद रखा हुआ है, आप भी ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 69, स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ तो सीधा ही है, E is equals to sigma T4, where E is energy related per unit area per unit time। आगे चल रहे हैं, फर्मी डिरांग आ गया ना वही क्वेश्चन। तो फर्मी FD, FD मीन्स जो बढ़ता है, तो बढ़ने वाली टर्म कौन सी दिख रही है मुझे, C, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 71, बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स कैन बी अप्लाइड फॉर। चलिए उसी में ही लिख देते हैं, यहाँ टेबल में ही लिख देते हैं। ये किन पार्टिकल को अप्लाइड होगा, जिनकी इंटेग्रल स्पिन होगी, और ये किन को एप्लीकेबल होगा, जिनकी हाफ इंटेग्रल स्पिन होगी। तो इसमें आ जाते हैं फोटॉन्स, ठीक है, और फोटॉन्स, फोनॉन्स, और भी लिख देते हैं एक दो, ग्रेविटॉन्स, ये सारे। और इन सभी पार्टिकल्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं वो बोसोन्स होते हैं। जो फर्मी डिराक को फॉलो करते हैं उन्हें फर्मियॉन्स बोला जाता है। और फर्मियॉन्स की एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। चलिए अब हम जरा देखें हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है फिर। बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स कैन बी एप्लीकेबल फॉर, जिनकी इंटेग्रल स्पिन हो। तो इंटेग्रल स्पिन किसकी बन रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा, प्रोटॉन भी नहीं होगा, तो बी ही ऑप्शन बन रही है, फोटॉन्स एंड फोनॉन्स। ओवर डैम्पिंग रिजल्ट्स इन, ओवर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग, ये 3 तरह के प्रोसेसेस होते थे। तो आपको एक छोटा सा इनका ग्राफ बना के दिखाते हैं। इस बार ओवर डैम्पिंग पूछा है, क्या पता आपको अंडर डैम्पिंग पूछ लें, ठीक है। तो ग्राफ में सबसे पहले तो ऐसे धीरे 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 मैग्नीट्यूड खत्म हो जाना, मतलब ये तो डैम्पिंग है। ओवर डैम्पिंग में अलग कलर से शो करते हैं, लेट इट बी येलो, ये ओवर डैम्पिंग है। एक होती है क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग में एकदम से खत्म हो जाता है, एकदम से खत्म। सो दिस इज क्रिटिकल डैम्पिंग। एम्पलीट्यूड की वेरिएशन है विद टाइम, सो दिस इज एम्पलीट्यूड। अजीब सा लगता है ना बिना नेमिंग के। सो ओवर डैम्पिंग रिजल्ट्स इन comparatively slower return to equilibrium position, faster return, critical damping, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, if the length of a simple pendulum is double keeping its amplitude constant its energy will be। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पेंडुलम का एनर्जी और लेंथ का क्या कनेक्शन है। टाइम पीरियड का तो चलो हम सबको याद है 2π√L/g। तो यहाँ से हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी पता है, वो होती है रूट ऑफ, क्या होगी, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/g होता है, 2π/t, तो दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ g/l, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, सिंपली 12 mv²। SHM में जो वेलोसिटी होती है उसका एम्पलीट्यूड a ओमेगा होता है,
और जो एक्सेलेरेशन होता है उसका एम्पलीट्यूड ए ओमेगा स्क्वायर होता है। तो वेलोसिटी अगर ए ओमेगा है, ओमेगा अभी हमने निकाला रूट ऑफ जी बाय एल है, क्या एल बाय जी था, रूट ऑफ जी बाय एल था, ठीक है। सो दैट मीन्स ये बन गया हाफ एम ए स्क्वायर और ये बन गया जी बाय एल। तो एनर्जी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एक चीज और इसके साथ ही सीख लीजिए, एनर्जी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अब अपने क्वेश्चन पे आइए, उसमें बोला क्या गया है कि जो लेंथ है, लेंथ इज हाफ, लेंथ आपने क्या करी है, लेंथ डबल करी गई है, लेंथ इज डबल, तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी विल बी halved. So therefore D option is the right answer, that is energy is inversely proportional to length. अगर length 2L हो गई है तो energy will be E by 2, ये जो नई एनर्जी है ये E by 2 हो जाएगी। अब पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल पेंडुलम, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। A particle executes simple pendulum harmonic motion of amplitude A. At what distance from the mean position is kinetic energy equal to potential energy? मैं ऑलरेडी आपको ये ग्राफ करवा चुकी हूँ, अगर आप लोगों को याद हो मैंने बताया भी था कि ऐसा ग्राफ होगा, ये वो पॉइंट होंगे और मैंने इसकी वैल्यू भी लिखी थी, इसकी वैल्यू मैंने लिखी थी a बाई रूट टू, लेकिन बाई रूट टू तो कुछ गिवन ही नहीं है, तो 1 बाई रूट टू क्या होता है 0.707 टाइम्स ऑफ ए होता है। तो इसकी ऑप्शन जो बन रही है सी ऑप्शन, पेपर में इसमें क्वेश्चन का आंसर दे नहीं रखा था, आई थिंक ग्रेस में गया था, गलत मार्किंग की गई होगी मे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। 74 करते हुए एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे इन्होंने इक्वल टू बोला है, हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें बोल दें कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, तो डिस्टेंस बताओ, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन आने के भी काफी चांस है। तो ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा कि काइनेटिक एनर्जी जब 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है तो कितने डिस्टेंस पे होती है, और चैट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है, गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए, एंड देन 75th क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच वन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोपेगेटिंग ईएम वेव। देखो प्रोपेगेटिंग ईएम वेव तभी होती है जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, और मूव करने का मतलब है कि उसकी मोशन होनी चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी में कोई एक्सेलरेशन नहीं आई, चार्जलेस पार्टिकल का तो वैसे ही हमारे लिए कोई काम नहीं है, एक्सेलरेटिंग वाला ऑप्शन सही है, मुझे पता है आंसर भी यही है। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, स्टेशनरी चार्ज तो वैसे ही हमारे किसी काम का नहीं है, so B option is the right answer. So this completes the 2017 paper. Thank you. Do comment and subscribe our channel.